बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापक होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊँगी, लेकिन मोनू और पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल के टीचर स्कूल की फ़ीस मांग रही थी। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फ़ीस। अजी, कहाँ से दूँ? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चलता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। बाज़ार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा ज़रूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़ाकर ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ लालचंद एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली है। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दो। बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फ़ीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फ़ीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फ़ीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं सुमन?
यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 रुपये है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम में काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के लिए। 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया है। अगर 1 घंटे आराम देख हरिया मुझे ज़्यादा हिसाब किताब ना समझा। यह 2000 रुपये रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, यह लो तुम्हारे। पर सेठ जी, क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाज़ार में लकड़ियों का दाम काफ़ी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ लालचंद 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे ज़रूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस यह 2000 रुपये। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप? कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2000 रुपये दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलेंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 रुपये निकल जाएंगे। फिर 1500 में बच्चों के फीस में ही 500 रुपये निकल जाएंगे। फिर 1500 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए, आपसे नहीं होगा। सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी।
आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है। और जैसा कि रामू ने कहा था कि वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहाँ से निकल जाता है तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले तो कुचला ही जाता, पर यहाँ मैं कहाँ आ गया। रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। यह कैसी गुफा है, यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है, इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज़ सुनकर रामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में से एक जिन प्रकट होता है और वह रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ करना, आप जो भी हो, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नज़र इस टोकरी पर पड़ गई। माफ़ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नज़र एक बार जिस पर पड़ जाती है मैं उसका इतिहास अपनी खुली आँखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं आप? मैं एक जीन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी नानी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे वह चीज़ें ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज़ इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मेरी इस बातों को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझ कर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। रामू टोकरी को लेकर घर जाता है।
सुमन, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन की वह सीधी सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज़ डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझ कर ही इसमें कोई चीज़ डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियाँ काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें ला कर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियाँ आ जाती है। अरे वाह, यह तो चमत्कार ही हो गया। यह देखिए, कितने सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इसको बाज़ार में बेचेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सुमन, मैं कल सुबह बाज़ार जाकर इनको बेच आऊँगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू के स्कूल की फीस भी भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारी ने भी रामू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफ़ी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर रामू घर आ जाता है। यह देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या ज़रूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ जो काम कर रहे हैं बाकी के लकड़हारे। उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत के काम करते हैं, मगर लालचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।